अब एक चैप्टर आता है एक और जिसको हमें ख़त्म करना है एरर्स के साथ साथ ही एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है डायमेंशनल एनालिसिस। देखो भाई, मैं एक बात बताऊंगा आपको। यूनिट्स एंड डायमेंशंस का चैप्टर है। मैं आपको एक बात बता दूं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस जितना ये बहुत जितनी इसकी इम्पोर्टेंस है ना, उतनी रिसर्च में इस पूरे फिजिक्स में किसी चैप्टर की नहीं है। सब कुछ रिसर्च बेस्ड है। जो आपने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते हो ना, M1 L1 T1, ये यहाँ पर ये सब बकवास ही है। जो फाइन डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, फाइन डायमेंशंस ऑफ दिस, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और आई डू नॉट बिलीव इन टीचिंग दिस चैप्टर बिफोर आई हैवंट टॉट द रेस्ट ऑफ देम। मेरे हिसाब से जो डायमेंशंस का चैप्टर है, इट शुड कम एट द एंड ऑफ सिलेबस। क्यों? देखो क्यों। आपको पूछा जाएगा फाइन डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता नहीं डायमेंशंस निकाल के कर क्या लेगा। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक टर्म है जो आप पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, यानी कि पेपर बी में। तो जब तक वहां नहीं गए तो यहाँ डायमेंशंस में पढ़ लिया। फाइन डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा नहीं है आपने और डायमेंशंस निकालने चले गए। सो मेरे हिसाब से इसकी प्लेसमेंट सही नहीं है। हाँ, यूनिट्स जहाँ तक है, यूनिट्स का पोर्शन रख सकते थे इसमें, डायमेंशंस तो बेकार ही है। लेकिन हाँ, जब आप में से जो इंजीनियर बनेंगे और उस पर भी जो सिविल या मैकेनिकल इंजीनियर्स बनेंगे, वो देखेंगे जो डायमेंशनल एनालिसिस है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। कहाँ पर रोल आता है देखो, जब हम, आपने देखे होंगे शिप्स, बहुत बड़े शिप्स जो समंदर में डाले जाते हैं, उनका चलना समंदर में, वो सब उनको डिज़ाइन कैसे किया जाता है। दे आर नॉट डिज़ाइंड आउट ऑफ नोवेयर, चलो यहाँ से मिस्त्री को बुलाओ, वहाँ से इसको बुलाओ और बना लो शिप। नहीं, उसकी जो शेप है उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। शेप को पहले सोचना पड़ता है कैसी होगी, किस पोर्शन में, किस एंगल पे, एंगल ऑफ अटैक वगैरह, वो सब बनाना पड़ता है। बड़ा प्रिसाइज प्रोसीजर है। तो क्या होगा, एक बार शिप बनाया, दरिया में डाल दिया, ठीक नहीं चला, तोड़ दिया, फिर नया बनाया, फिर तोड़ा, फिर नया बनाया, जब तक ना शिप बिल्कुल वैसे चले जैसे ये लोग चाहते हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा ना, हर बार एक शिप बनाना, ट्राई किया और बाहर निकाला, ट्राई किया, ठीक हुआ तो चलो ठीक है। तो ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि इतना बड़ा शिप है, इसको ट्राई करना, फिर नहीं चला, तोड़ देना, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो तब क्या किया जाता है काम, इसी डायमेंशनल एनालिसिस के चैप्टर को यूज़ करके इसके प्रिंसिपल्स आगे चल के बहुत आगे निकल जाते हैं। ठीक है ना, वो बीटेक में आप पढ़ोगे, एक चैप्टर आएगा डायमेंशनल एनालिसिस का, फिर पीएचडी और एमटेक में इसके एप्लीकेशंस होंगे। तो कहाँ यूज़ होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, असल में वहीं पे यूज़ होते हैं। पहले शिप का एक बहुत छोटा मॉडल बनाया जाता है, उस छोटे मॉडल को एक पानी में टेस्ट किया जाता है कि इसका कैसा बिहेवियर होगा। ठीक है, और फिर जिस शिप को बनाना है, जिसका ये छोटा मॉडल है, उसका बिहेवियर यहाँ से जज किया जाता है कि पानी में ये इस तरह चलेगा, अगर डूबेगा तो इस तरह डूबेगा। एक बहुत बड़ा शिप बना के ट्राई नहीं किया जाता। उसी तरह फाइटर एयरक्राफ्ट्स हो, एयरबस हो, जो भी बोइंग वगैरह जितने भी हैं, इनको क्या किया जाता है, इनका भी एक बहुत छोटा मॉडल बनाया जाता है। लेकिन वो छोटा मॉडल बनाया जाता है डायमेंशंस के चैप्टर को यूज़ करके। कैसे यूज़ करना है बीटेक में पढ़ोगे। फिर इस छोटे मॉडल को कहाँ रखा जाता है, इस छोटे मॉडल को पानी में थोड़ी ना रखेंगे, क्योंकि ये तो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट पानी में थोड़ी ना चलता। फिर इसको हवा में भी नहीं उड़ाया जाता, इसको कहाँ रखा जाता है, विंड टनल के अंदर। विंड टनल एक बहुत बड़ी टनल होती है जिसके अंदर आप चीज़ों को रखते हो। सपोज उसके अंदर आपने किसी एयरप्लेन का एक मॉडल छोटा सा रख दिया और यहाँ से विंड चला दी। ये विंड क्या करेगी काम, ये एक्चुअल प्लेन जो हवा में उड़ते हैं उनके लिए ये हवा का काम करेगी। तो इस विंड में जैसा ये छोटा मॉडल बिहेव करेगा, एग्जैक्टली वैसा ही बिहेवियर होगा बड़े प्लेन का। कहाँ पर, एक्चुअल विंड में। तो डायमेंशंस बहुत वास्ट है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये चैप्टर यहाँ पर रखना, ना भी रखते तब भी चलता। 11th क्लास में इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यूनिट्स का चैप्टर बहुत ज़रूरी है, हाँ वो आप रख दो, बट ये डायमेंशंस का चैप्टर ही मुझे कुछ अजीब लगता है यहाँ पे। बट एनीवे, क्योंकि अब एग्ज़ाम में है तो पढ़ाना तो है। सो पहली चीज़, लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं डेफिनेशन लिखाने बैठ जाऊँ फिर ये बहुत बोरिंग हो जाएगा। ठीक है ना, हम फिजिकल क्वांटिटी कोई ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो, अ क्वांटिटी दैट यू कैन फील अबाउट, not just feel about, and then you can measure it as well. जैसे happiness is not a physical quantity, you can feel it but you cannot measure it. Fine, how sad you are, sadness not a physical quantity, you cannot measure it. All the quantities that you can measure, fine, that you can associate a magnitude with.
फाइन. सो दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज. इनकी मेजरमेंट्स आप मैथमेटिकली लिख सकते हो. ठीक है. सच क्वांटिटीज विल बी कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज. राइट. ओके. हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर? देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स. फिर आप आगे चल के देखोगे कुछ स्टैंडर्ड बेस क्वांटिटीज आती हैं. राइट. फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड स्टफ लाइक दैट, वो हम आगे चल के देख लेंगे. जैसे टाइम है, यू कैन मेजर इट इन सेकेंड्स. स्पीड है, मीटर्स पर सेकेंड. वेलोसिटी मीटर्स पर सेकेंड. और डायरेक्शन भी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फोर्स न्यूटन में. इलेक्ट्रिक करंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, यू कैन मेजर इट. चार्ज, you can measure it in coulombs. Temperature, you can measure it in Kelvin, degree Celsius, and stuff like that. Fahrenheit scale है. So you can measure them. These are physical quantities. Physical quantity, a quantity that can be quantified. Can be, चलो measure लिखते हैं. That can be measured. Simple, मेरा इतना काम है लिखना. बस कुछ ज़्यादा इसको बोर नहीं करते. इसके साथ ये एक आती है डेफिनेशन यूनिट की. नाउ यूनिट क्या चीज़ है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. As far as a quantity is concerned, you will measure a quantity, but then there will be units. जैसे आपको force measure, force भी क्या है? Force is a physical quantity and velocity is a physical quantity. You will say force क्या है? अरे force 10 है, velocity भी 10 है. तो यहाँ एक confusion आ जाता है. Force भी 10, velocity भी 10. हाँ, फिर force 10 Newton, velocity 10 meters per second. So this meter per second and this Newton, what are these two? These are units. ठीक. So the measurement of a physical quantity is expressed in multiples of a standard, which is called a unit. The measurement of a physical quantity is expressed in multiples of a standard, which is called a unit. ठीक है. और हाँ, यूनिट को कैसे चूज किया जाता है? ये किसने कहा कि फोर्स को न्यूटन बोलेंगे? इसको आर्बिट्ररली चूज किया जाता है. इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. लेकिन हाँ, इस पर एक बाइंडिंग है. इट शुड बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली. ठीक है. तो यहाँ पर कोई कह रहा फोर्स का कुछ अपना यूनिट निकाल लिया, वो हिंदुस्तान से बाहर चला गया तो वहाँ पर कुछ और यूनिट है. सो ये क्लैशेस के लिए अ यूनिट इज एन आर्बिट्ररली चोजन, ठीक, एंटिटी, बट इट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड. यूनिवर्सली इट इज एक्सेप्टेड. फाइन. और ऐसा यूनिट बनाओ विच इज easily, it must be easy to decipher. Right. So therefore a physical quantity needs what? It needs a value, fine, and then a unit. Right. So a physical quantity needs what? It needs a value, जिसको n बोलते हैं, और उसके साथ यूनिट. और हाँ, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है. ये कौन सी मल्टीप्लिकेशन है? डे बाई डे, जो आप टेबल पढ़ते हो. 2 1s are 2, 2 2s are 4, so it is nu. ठीक. और ये 10 और n, तो ये 10 और n में मल्टीप्लिकेशन है क्या? यस. तो आप पूछ सकते हो, सर 10 और n ये क्या नंबर और डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हो? असल में ये 10 और n नहीं है, इस 10 और 1 है. राइट. और यहाँ है 10 और 1 मीटर. ऐसे समझ सकते हो इसको. 1 मीटर बाई 1 सेकेंड, 1 न्यूटन. ठीक. सो इट इज क्वांटिटी इज ऑलवेज, it will have a value and it will have a unit, and both of them are multiplied to each other. So you will write a quantity like this, nu. Fine. Okay. So the length, say there is a pencil whose length, you can say its length is 16 centimeter. किसी ने मेजर करके बोला 16 सेंटीमीटर. फाइन. और इसी को क्या आप बोल सकते हो? 0.16 मीटर. राइट. लेकिन क्या जो पेंसिल मेजर की थी वो तो उसकी लंबाई तो वही है ना, बस लिखने का तरीका अलग है. यहाँ पर आपने क्वांटिटी को बढ़ाया कि घटाया, वो आप नहीं कर सकते. क्वांटिटी तो वो है ना जिसको मेजर कर लिया, क्वांटिटी तो वही है. सो दिस इज क्यू, दिस इज द सेम क्यू, सेम क्वांटिटी है, लंबाई एक ही पेंसिल है. सो लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है n1 u1, ये है n2 u2. यहाँ का यूनिट है सेंटीमीटर और यहाँ का है मीटर. यहाँ का n है 16 और यहाँ का n है 0.16. So it means if you try to change the unit, you have to change what? n. Only then they will be the same. कहने का मतलब क्या है? जैसे मैं कह रहा हूँ there is a road whose length is 2 किलोमीटर. आप कह रहे हो सर नहीं, मैं इसको मीटर्स में लिखूंगा. तो आपने किलोमीटर को बदल दिया. सो इट वॉज n1 u1 इक्वल टू, आपने
किलोमीटर को क्या बना है, मीटर। सो आप U1 यूज़ नहीं कर रहे हो, आप U2 यूज़ कर रहे हो, तो N2 आएगा, N1 नहीं आएगा। सो 2000। अब क्या कहा जाता है, यूनिट क्या यहाँ पर, किलोमीटर। यहाँ पर कौन है यूनिट, मीटर। विच द टू इज लार्जर, ऑब्वियसली किलोमीटर इज लार्जर देन अ मीटर। सो क्वांटिटी दोनों केसेस में क्या है, सेम रोड है ना, सेम लंबाई है। दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी बोथ आर सेम। इफ बोथ आर सेम, वी कैन सी that in this representation the value of n is less and the value of u is more as compared to this, and in this representation value of n is more and the value of u is less, which means अगर आपने डिसाइड किया किलोमीटर को किस में लिखोगे, मीटर में, तो आप क्या कर रहे हो, आप यूनिट को घटा रहे हो, तो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक, क्योंकि क्या मेन क्वांटिटी सेम रखनी है, तो एन को क्वांटिटी नहीं बढ़ानी पड़ेगी, एन को बढ़ाना पड़ेगा। सो इफ क्यू इज इक्वल टू एन यू, इफ यू डिक्रीज द यूनिट, स्मॉलर यूनिट, देन यू हैव टू इंक्रीज व्हाट, एन। व्हाई? बिकॉज क्वांटिटी इज गोइंग टू बी द सेम। ठीक, रोड 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर लंबा रोड है, वो तो वही रोड रहेगा, उसको तो चेंज नहीं कर सकते, उसको बस लिख सकते हो 2 किलोमीटर। कोई अनाड़ी आएगा, नहीं मुझे किलोमीटर नहीं, मुझे मीटर लिखना है, तो उसने क्या कर दिया, उसने यूनिट को छोटा कर दिया, ये कॉमन सेंस है यार, यहाँ से 2000 आएगा तो n बढ़ेगा। अब देखो इस पे भी टाइम वेस्ट हो जाता है, मोस्टली टीचर्स करते हैं, अरे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। नहीं, मतलब ये कॉमन सेंस है, इस पे टाइम वेस्ट करना ये बेवकूफ़ी है। ठीक, अब ये बोलना इफ n इंक्रीजेज यू विल डिक्रीज, कॉमन सेंस है भाई, ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, सो वी कैन से, अब मुझे बोलना तो पड़ेगा। सो फॉर अ क्वांटिटी q which is n times u, it will always be n1 u1 will be equal to n2 u2 as long as you are talking about the same quantity। ठीक है, और हाँ, जब पुराना दौर चल रहा था, बहुत पहले की बात है, मतलब जब इतनी साइंस एडवांस नहीं हुई थी, तब उनको 3 ही चीज़ें चाहिए थी, डिस्टेंस, टाइम एंड मास। दे ओनली नीड टू वर्क। डिस्टेंस से गर्ज था, टाइम से गर्ज था, और मास से गर्ज था, क्योंकि एडवांसमेंट इतनी नहीं हुई थी, बाकी सबकी ज़रूरत नहीं थी। सो क्योंकि डिस्टेंस, टाइम और मास ही तब प्रेवलेंट था बहुत, तो इन्हीं के लिए यूनिट्स निकाले। डिस्टेंस का यूनिट मीटर जब लेंगे, टाइम का यूनिट सेकंड लेंगे, और मास का केजी लेंगे, तो बन गया एमकेएस सिस्टम। और इसी डिस्टेंस का यूनिट जब हम लेंगे सेंटीमीटर, और मास का यूनिट लेंगे हम, टाइम का यूनिट लेंगे सेकंड, और मास का लेंगे ग्राम, तो ये बन गया सीजीएस सिस्टम। ठीक, और उसके बाद जब डिस्टेंस को फीट में मेजर करोगे, ठीक, और टाइम को सेकंड में मेजर करोगे, और मास को पाउंड्स में मेजर करोगे, तो बन गया एफपीएस सिस्टम। फिर से मैं कहता हूँ, ये बच्चों वाली, ये बचकाना चीज़ें हैं, इन पे टाइम वेस्ट करना और सही नहीं है। अब देख लो, जो एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, इनमें खाली 3 ही चीज़ें हैं ना, मास, लेंथ एंड टाइम। सो दीज 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, दे आर सच सिस्टम्स विच आर बेस्ड ऑन ओनली मास, लेंथ एंड टाइम, बस बात खत्म। लेकिन फिर क्या हुआ, साइंस में एडवांसमेंट हुई, तो लोगों ने देखा कि सब कुछ मास, लेंथ और टाइम ही नहीं है, वी विल नीड डिफरेंट स्टफ, बाकी चीज़ें चाहिए। ठीक है, सो देखो क्या है, इन्होंने इसके बाद क्या किया काम, क्योंकि अब क्वांटिटीज़ बढ़ने लगी, मास, लेंथ और टाइम से आगे निकल गई बात, तो इन्होंने बनाया एसआई सिस्टम। इसमें सारी क्वांटिटीज़ को इंक्लूड किया गया। इस एसआई सिस्टम में क्या किया गया, क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया गया। पहले सेट को बोला गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरा सेट इन्होंने बनाया डिराइव्ड क्वांटिटीज़। मतलब वर्ड से ही पता चलता है फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। फंडामेंटल मीन्स व्हाट इज फंडामेंटल, जो अपने आप से हो, ठीक, जिसको किसी और से बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से फिर बाकी क्वांटिटीज़ निकाली गई, उनको बोला गया डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक, और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ही बोला जाता है बेस क्वांटिटी। Why do you call them base? Because इनको base, they are the foundation, the base for what? For derived quantities. ठीक है, ओके। फंडामेंटल क्वांटिटीज उन्होंने 7 निकाली, और फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ 2 और क्वांटिटीज निकाली, जिनको बोला गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज।
ठीक। और बेस क्वांटिटीज यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बगैर जितनी भी दुनिया में क्वांटिटीज हैं सबको एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटीज। ठीक, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 थी और फंडामेंटल 7 रखी। डिराइव्ड क्वांटिटीज सारी इन 2 से निकल सकती है। ठीक है। अब आप कहोगे सर सप्लीमेंट्री अलग लिखने का फायदा क्या? देखो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी से अलग रखा गया, इसलिए क्योंकि जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं इनमें एक फर्क है, खास फर्क है, ये डायमेंशनलेस है, इनके डायमेंशंस नहीं है। वो डायमेंशंस होते क्या है आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक, ओके। और द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स। ठीक है। अब चलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरफ। एक तो था लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा है टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, और छठा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां है लुमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, लेंथ के फंडामेंटल होने का मतलब क्या है? लेंथ किसी और से नहीं बना है, लेकिन लेंथ से बहुत सारी चीजें बनी है। क्या क्या बना है? एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक, ये लेंथ क्या है और ये ब्रेड्थ क्या है? अरे दोनों लेंथ्स हैं असल में। ट्राइंगल की एक लेंथ को लेंथ बोलते हैं, दूसरे साइड की लेंथ को क्या बोलते हैं? ब्रेड्थ। सो बोथ ऑफ देम आर लेंथ्स। सो इट टेक्स 2 लेंथ क्वांटिटीज टू फाइंड द एरिया। सो एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड लेंथ इज फंडामेंटल। ठीक। मास मास आपको पता है, मास मोमेंटम p से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज m इंटू वी। सो मोमेंटम निकला मास से, लेकिन मास खुद कहाँ से आया? कहीं से नहीं, ये ऑलरेडी वहां पर मौजूद था मास। फिर टाइम डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? इट्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड फ्रॉम वेयर? टाइम। अच्छा, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक करंट? ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। उसी तरह से टेम्परेचर फंडामेंटल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फंडामेंटल है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी फंडामेंटल है। अब क्या होता है ना काम, आपको पूछेंगे व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ। बेकार सी बकवास है। देखो फिर भी लेंथ के यूनिट मीटर। ठीक है। और इसका सिंबल m। ये बहुत बकवास लगता है पढ़ाने में यार। और उसके बाद डेफिनेशन, define length, define 1 meter. It is the length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1 divided by 299792458 of a second. ठीक है, डेफिनेशन है लेंथ की। उसके बाद मास का किलोग्राम, इसको सिंबल kg। ठीक है। उसके बाद टाइम का सेकेंड, उसका सिंबल s। टाइम के बाद है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, सिंबल है A। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसका केल्विन, सिंबल है K। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका आएगा मोल, सिंबल है MOL। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और CD। ठीक। अच्छा, ये सब पढ़ने का फायदा क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ, ये मास m और kg और सेकंड, ये सारे किस सिस्टम में? मैंने आपको कहा था पहले CGS था, फिर MKS था, फिर FPS था। ये सब सिस्टम थे, उनमें खाली मास, लेंथ और टाइम था। सो लेंथ था, मास था और टाइम था। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनके लिए काफ़ी नहीं था। किन के लिए? ये बाकी क्वांटिटीज़ के लिए। तो इसीलिए 7 की 7 को इंक्लूड करने के लिए SI सिस्टम बना। सो ऑल ऑफ दीज यूनिट्स ये किस सिस्टम में है? SI सिस्टम। Why did we use what was the need for SI system? The previous systems were inadequate. ठीक,
ओके, अब देखो लेंथ की एक डेफिनेशन है, मैं आपको ये बता देता हूँ डेफिनेशन की ज़रूरत क्या पड़ती है, अदरवाइज मैं ये डेफिनेशंस नहीं पढ़ा रहा, ये कुछ ऐसी बेकार सी चीज़ लगती है। देखो लेंथ जहाँ तक ताल्लुक है ना, देखो क्या हुआ, जब इंसान अब देख ही रहा था चीज़ों को मेजर कैसे करे, बहुत प्रिमिटिव कोई इंसान, मान लो जिसे कुछ पता ही नहीं है, तो दो इंसान दुनिया में पहले आए, मानो दुनिया में दो इंसान थे, कोई दो इंसान थे, इन्होंने डिसाइड किया, इनको सामने एक ये लंबा सा कोई पेड़ दिख गया गिरा हुआ, इनको अब क्या करना है काम, ये दिख गया इनको पेड़ गिरा हुआ, इन्होंने कहा कि भाई ये पेड़ तो इतना लंबा है, इनको किसी तीसरे को जाके बोलना है, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, तीसरे को जाके बोलना है वहाँ पर पेड़ गिरा है इतना लंबा, लेकिन ये इसको तीसरे को क्या बोलेंगे, हाउ लॉन्ग इज इट। तो 1 और 2 ने क्या डिसाइड किया, इन्होंने साइड में एक पड़ी हुई छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा देखा, इन्होंने कहा कि इस लकड़ी के टुकड़े को उठाते हैं और हम इस लकड़ी के टुकड़े को इस पेड़ पर रखते हैं, देखते हैं कितनी बार रखना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार। अरे हाँ, 3 बार ये लकड़ी का टुकड़ा हमने पेड़ पे रिपीट किया तो लकड़ी के पेड़ की लेंथ आ गई, तो इसका मतलब 3 लकड़ी के टुकड़े लगे, लकड़ी के टुकड़े 3 लकड़ी के टुकड़े। तो इन्होंने कहा क्यों ना हम इस लकड़ी के टुकड़े को हम मीटर बोलें, क्या बोलें, 1 मीटर, एक लकड़ी के टुकड़े को, जो हमने लकड़ी का टुकड़ा देखा इसको हम बोलते हैं 1 मीटर का टुकड़ा, तो ये पेड़ कितना, 3 मीटर। तो ये दोनों गए तीसरे के पास, इन्होंने उसको कहा कि वहाँ 3 मीटर का एक पेड़ है, तो ये तीसरा बोलता है अरे 3 मीटर क्या 3 मीटर, इसका मतलब क्या, तो ये 1 और 2 इसको अब डिफाइन करेंगे, भाई मीटर का मतलब ये लकड़ी का टुकड़ा जो हमने साथ लाया, तो ये लकड़ी का टुकड़ा अब नायाब चीज़ बन गई। अब चौथा आया, इसको बोला गया अरे फलां जगह कोई पेड़ पड़ा है 5 मीटर लंबा, तो उसने कहा 5 मीटर क्या होता है भाई, तो ये कहेंगे 5 मीटर, ये इस छोटे टुकड़े को 5 बार रिपीट करो तो 5 मीटर है, तो इस एक टुकड़े को क्या बोला गया, 1 मीटर, और इसको प्रिजर्व करके रखा गया। क्यों प्रिजर्व करके रखा गया, क्योंकि डिसाइड तो हुआ है ना कि इसी टुकड़े की लेंथ को 1 मीटर बोला जाएगा, तो आगे जो जनरेशन आएगी उसको भी पता चलना चाहिए ना व्हाट 1 मीटर वाज, तो फिर ये पूरी दुनिया में ज्ञान चलेगा 1 मीटर। तो क्या किया गया था, इससे पहले एक डेफिनेशन थी किसकी, इससे पहले डेफिनेशन थी 1 मीटर की, एक ब्रास रॉड या कुछ ऐसा रखा गया था, एक म्यूजियम में रखा गया था, कहा था इस ब्रास रॉड की जो ये लेंथ है, जितना ये लंबा है, इसी को हम 1 मीटर बोलेंगे, और फिर दुनिया की हर चीज़ को उसके रेस्पेक्ट में मेजर किया गया, जो उस ब्रास रॉड की दुगनी लंबी थी तो उसको कहा गया 2 मीटर, जो उसकी 3 गुना लंबी थी तो उसको कहा गया 3 मीटर, लेकिन क्योंकि ब्रास रॉड एक मेटल है तो इट वुड एक्सपैंड एंड इट वुड कूल, तो जो समर में देखने वाले लोग हैं उस ब्रास रॉड को, उनके लिए तो 1 मीटर बहुत लंबा है, और जो विंटर में देखेंगे उनके लिए 1 मीटर बहुत छोटा है, तो फिर इसीलिए कहा गया कोई ऐसी डेफिनेशन देखो जो इस टेम्परेचर पर डिपेंडेंट ना हो, जो लेंथ ख़त्म ना हो जाए, लेंथ को चेंज ना करे, तो फिर इसीलिए लाइट के चलने को, द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ 1/299979245 सेकेंड, उसी को फिर 1 मीटर बोला गया, बोला ये तो चेंज हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए तो बाकी इसी तरह से कुछ और चीज़ें हैं जिसको केजी कहा गया, फिर कुछ को कहा गया इसको सेकंड बोलेंगे, इसको एम्पियर बोलेंगे, ये डेफिनेशंस आप बुक से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो ये थी फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसके बाद इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ देयर वर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ व्हिच डू नॉट नीड टू बी derived फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी, दे आर देयर बाय themselves, फाइन, बट फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वी कैन derive what, the derived quantities। फिर है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, एक तो प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। अब देखो प्लेन एंगल जो है ना, प्लेन एंगल प्लेन एंगल का मतलब है, आप एक चीज मान लो, आपने एक सर्कल बनाया पेपर पे, किस पे बनाया, एक पेज पे आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये थीटा, ये कौन सा एंगल, दिस इज प्लेन एंगल। क्यों, क्योंकि ये एक प्लेन में है, कौन सा प्लेन, पेपर का प्लेन, ठीक है, एक प्लेन। सॉलिड एंगल किस में होगा, सॉलिड के लिए आप सर्कल नहीं बनाओगे पेज पे, आप सॉलिड के लिए एक बॉल लेके आओगे, स्फीयर बॉल। क्या करोगे काम, आपने आइसक्रीम का कोन देखा है ना,
आइसक्रीम का कोन, चलो बॉल छोड़ दो, आइसक्रीम का कोन देखा है ना, इस खाली आइसक्रीम के कोन को देखो बाहर से, तो तुम्हें दिख रहा है कि ये अंदर एंगल बना रहा है, ये अंदर जा रहा है, लेकिन ये हमारे यूजुअल एंगल से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये सराउंडेड है मटेरियल से। सो उस एंगल को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। इट इज द एंगल, यू नो, अगर समझने की बात हो तो आइसक्रीम के कोन के अंदर का जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए मेजरमेंट आती है रेडियन से, इसको रेडियन इसका यूनिट है, और सॉलिड एंगल के लिए स्टीरेडियन। क्या बोलेंगे? स्टीरेडियन, राइट। व्हाट इज वन रेडियन? अब वन रेडियन कितना होता है? वन रेडियन is the angle subtended at the center of a circle by an arc having length equal to its radius. देखो ऐसा क्यों बोला जाता है? देखो ये सर्कल है ना, यहाँ पर थीटा, व्हाट इज थीटा आपने पढ़ा होगा, इट इज L by R, लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस। आपको किस चीज को डिफाइन करना है? वन रेडियन को ना। सो व्हेन विल दिस थीटा बी वन? व्हेन L इज इक्वल टू R। देयरफॉर इसीलिए डेफिनेशन में कहा जाता है theta is equal to L by L, which is equal to 1 radian. So theta became 1 radian when L became R. Therefore 1 radian is that angle which is subtended by an arc whose length is equal to radius of the circle. Only then will you get 1 radian. ठीक है। और सॉलिड एंगल का इट इज अ 3-dimensional एनालॉग ऑफ एन एंगल। मैंने कहा ना आइसक्रीम का कोन, फाइन। और इसको कैसे दिखाया जाता है? हाउ डू यू नो, ये तो थीटा हो गया L by R। सॉलिड एंगल को ऐसे लिखा जाता है ओम से, इस सिंबल से। सो इट इज S by R स्क्वायर। सर व्हाट इज दिस S? ठीक है, होता क्या है ना, आप एक चीज देखो, आपने फुटबॉल देखी होगी ना, फुटबॉल पे पैचेस होते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। आप इमेजिन करो कि हर पैच सर्कुलर है। क्या है? सर्कुलर। ब्लैक पैच सर्कुलर, व्हाइट पैच सर्कुलर, ब्लैक पैच सर्कुलर, व्हाइट पैच सर्कुलर। अब इस किसी एक सर्कल को चूज करो। सपोज आपने किसी ब्लैक सर्कल को चूज किया, क्या आप अब ये जो फुटबॉल आपके पास है ना, अंदर से हवा नहीं है, अंदर से मटेरियल भरा हुआ है। क्या है? अंदर से मटेरियल भरा हुआ है। मान लो ये क्ले भरी हुई है, अंदर से मोल्डेड क्ले, मिट्टी। सो बाहर क्या है? बाहर ये सर्कल है। कौन सा सर्कल? ब्लैक। आप एक काम करो, आप इस ब्लैक सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वहां से शुरू करो और अंदर जाने की कोशिश करो। मड, ये जो अंदर क्ले पड़ी है ना, इसके अंदर जाओ। कहां तक? सेंटर तक। लेकिन कुछ ऐसे जाओ कि आप फाइनली वहां से आइसक्रीम का कोन बाहर निकालो। आई थिंक आपको समझ आ गया। तो जो ये बाहर निकालोगे ना, इसी को बोलेंगे क्या? सॉलिड एंगल। अच्छा, तो इस सॉलिड एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी? S by R स्क्वायर। व्हाट इज S? अब ये S उसी ब्लैक सर्कल का एरिया है और R तो है रेडियस, तो S by R स्क्वायर, इसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। ठीक, आपने यही किया है। अब मैं स्फीयर तो बना नहीं सकता, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि यही स्फीयर है। आपने यहां से उठाया सब कुछ, यहां से आपने एक ब्लैक सर्कल उठाया, इसको अंदर लेके गए बराबर, कहां तक? सेंटर तक, और फिर आपने वहां से खींच के बाहर निकाला और ये आइसक्रीम का कोन आपके हाथ में। ठीक है, और जो ये ब्लैक सर्कल है इसका एरिया निकालो, डिवाइड कर दो इस रेडियस के स्क्वायर से, तो आपको स्टीरियन में कौन मिलेगा? सॉलिड एंगल। ठीक, ओके। अच्छा, तो इट इज S by R स्क्वायर, फाइन। ठीक, उसके बाद डायमेंशंस क्या होती हैं? और हाँ, एक और चीज इसमें आती है, पावर्स ऑफ 10, किलो, टेरा, गीगाबाइट, मेगाबाइट, हेक्टो, डेक्का, वो सब आपको पता होगा। कुछ उसमें कुछ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, पिकोमीटर एंड और सब बकवास है सब। हम डायमेंशंस पे आते हैं।
देखो डायमेंशंस हर फिजिकल क्वांटिटी की होती हैं, फिर चाहे वो डिराइव्ड क्वांटिटी हो या वो कौन सी हो, फंडामेंटल क्वांटिटी। लेकिन हाँ, कुछ क्वांटिटीज होती हैं डायमेंशनलेस, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ डायमेंशंस रेस्ट्रिक्टेड नहीं है किन को, डिराइव्ड क्वांटिटीज को। ये किसी की भी हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटी की, सॉरी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हो सकती है, फिर चाहे वो डिराइव्ड हो या फंडामेंटल हो। नाउ व्हाट आर डायमेंशंस एक्चुअली? वी नो दैट वी डिराइव क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम वेयर, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी एक ले लो, लेंथ। अगर आपको कोई पूछे कि लेंथ के डायमेंशंस बताओ, लेंथ अपने आप में क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक। कोई आके आपको ये पूछे कि हाइट किसी ऑब्जेक्ट की, क्या हाइट, लेकिन हाइट फंडामेंटली क्या है, व्हाट इज हाइट इन फंडामेंटल टर्म्स? इन फंडामेंटल टर्म्स हाइट इज अ लेंथ ओनली, ठीक। सो हाइट इज एक्चुअली व्हाट, लेंथ। आपको कोई बोले रेडियस ऑफ अ सर्कल, by the end of the day radius is what, it's again length, ठीक। they are a kind of length, fine। अब क्या होगा, एरिया, एरिया, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ किसका, रेक्टेंगल का। सो हाउ मेनी लेंथ्स, टू लेंथ्स, बोथ दिस इज अ लेंथ एंड दिस इज अ लेंथ, एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हाइट को क्या कहा गया, देखो हाइट के फिर क्या बोले गए, डायमेंशंस। इसको ऐसे रखा जाता है, ऐसे। सो ये m0, l1, t0, और आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो l1। ये ब्रैकेट्स जो बनाते हो ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स, व्हाट डू दे इंडिकेट? हाँ, दे इंडिकेट दैट दिस इज अ डायमेंशनल रिलेशनशिप ओनली। व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशनल रिलेशनशिप? जो ये बीच में इक्वालिटी है ना, ये खाली क्या इक्वालिटी है कि दोनों साइड से क्या इक्वल है, डायमेंशंस, वैल्यूज नहीं, ठीक। वैल्यूज बराबर नहीं है, मैथमेटिकल वैल्यूज बराबर नहीं है, क्या बराबर है ये, हम दोनों साइड से what of LHS is equal to what of RHS, डायमेंशन ऑफ LHS is equal to डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक। सो डायमेंशंस ऑफ हाइट आर एक्चुअली डायमेंशंस ऑफ लेंथ। सो ये इसीलिए ब्रैकेट्स बनाए जाते हैं। अब मास को डिनोट किया जाता है m से, लेंथ को l से और टाइम को t से, इतना तो आपको पता है, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट को हम A से, एम्पियर, और टेम्परेचर को K से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, और लुमिनस इंटेंसिटी को CD से, ये सिंबल्स हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो मैंने लिखा ना हाइट, हाइट इज अ टाइप ऑफ लेंथ, पता है असल में क्या बोला जाएगा, बोला जाएगा दैट इन द एक्सप्रेशन ऑफ हाइट डायमेंशन ऑफ मास इज 0, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1 एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज 0। और इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। So what are dimensions? When a physical quantity is expressed in terms of fundamental quantity, आपने height को express किया in terms of fundamental quantity, कौन सी fundamental quantity height को correspond करती है, length of course। So आपने height को express किया in terms of fundamental quantities, mass, length and time। mass और time ना ही लाओ तो length ही लेके आओ चलेगा। So when a physical quantity is expressed in terms of fundamental quantities, then the powers to which these fundamental quantities are raised to are called their dimensions. So L was raised to what? 1. So height has a dimension of length equal to 1. Height has a dimension of mass equal to 0 and height has a dimension of time equal to 0. ठीक, उसी तरह से area, it is length into breadth। अच्छा, फंडामेंटली व्हाट इज दिस एल, ये लेंथ ही है ना, एंड व्हाट इज दिस ब्रेड्थ, इट्स ऑल्सो लेंथ। सो इट्स लेंथ इनटू लेंथ, सो इट इज लेंथ स्क्वायर, ठीक। तो इसको लिखा जाएगा m0 l2 t0। ये जो है ना m और t लिखना ज़रूरी नहीं है, l2।
तो what are the dimensions of area? The dimensions of area, the length dimension of area is 2, the mass dimension of area is 0, the time dimension of area is 0. ठीक है, ओके. उसके बाद हम क्या काम करेंगे, कुछ और चीज़ें देखते हैं. उसी तरह से डेंसिटी, इट्स मास बाय वॉल्यूम. मास कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी? डायरेक्टली m raised power 1. वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. लेंथ इज अ लेंथ बाय फंडामेंटल्स, breadth is also a length and height is also a length. So it is L1, L1, L1. So it is M1 by L3. So M1 L minus 3, एक ब्रैकेट. आपको T0 लिखना है तो लिख लो. ठीक, उसी तरह से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर मोमेंटम. इसीलिए किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना कहाँ? इनटू द फंडामेंटल क्वांटिटीज फ्रॉम विच इट इज मेड. उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो. यू मस्ट नो द फॉर्मूला. ठीक है बच्चा, अब देखते हैं. जैसे आपको कोई बोलेगा वर्क, बताओ भाई वर्क के डायमेंशंस क्या है. मैं लिखूंगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, ये कौन सी इक्वेशन है? ये दिस इज न्यूमेरिकल इक्वेशन. ठीक, फिर ऐसा लिख देना, फोर्स का क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट. फिर फर्दर वर्क. मास का क्या फंडामेंटल है? डायरेक्ट m1. क्या एक्सेलरेशन फंडामेंटल है? नहीं है फंडामेंटल. तो क्या करो, फंडामेंटल में रिड्यूस कर दो इसको. एक्सेलरेशन इज, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मास को हटा देता हूँ. सो इट इज मास, फिर से ऐसे ही रखो. एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब देखो, टाइम फंडामेंटल है, यस. डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है, हाँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है. मास फंडामेंटल है, हाँ. इज वेलोसिटी फंडामेंटल? नो. फिर से रिड्यूस करो. सो इट इज मास इनटू वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. सो इट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू टाइम इनटू. अब सब फंडामेंटल है, बिल्कुल. तो मास का फंडामेंटल m1, डिस्प्लेसमेंट का L1, नीचे T2 और यहाँ L1. सो इट इज m1 L2 T minus 2. These the dimensions of work. और ज़रूरी है कि यहाँ भी आप ब्रैकेट लगा दो. क्यों ब्रैकेट? क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है वर्क का. वर्क का फॉर्मूला ये है, ये खाली इसकी रिलेशनशिप है जो इसके डायमेंशंस दिखाती है. ठीक, फर्दर करते हैं. उसी तरह से आपको मे बी प्रेशर के बारे में पूछा जाए. प्रेशर के यूनिट्स, सॉरी, प्रेशर के डायमेंशन, इट्स फोर्स ओवर एरिया. फोर्स क्या फंडामेंटल है? नो. क्या कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे? मास टाइम्स एक्सेलरेशन बाय एरिया. क्या मास फंडामेंटल है? क्या एक्सेलरेशन है? नहीं है. तो कन्वर्ट करो, मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन और एरिया. यहाँ पर क्या टाइम फंडामेंटल है? मास फंडामेंटल है? एरिया फंडामेंटल है? नहीं. क्या वेलोसिटी फंडामेंटल है? तो लिखो मास इनटू वेलोसिटी को लिखो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इनटू ये वाला टाइम इनटू एरिया. अब निकाल सकते हो, हाँ, मास का यूनिट m1, डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेंथ है ये भी, तो L1, नीचे दो टाइम है तो T2 और नीचे एरिया है तो L2. बनेगा m1 L minus 1 T minus 2. ठीक, तो इस तरह से ये कुछ उतना बड़ा कोई काम नहीं है करने को, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. ठीक, कभी कभार ये होता है कि बोलते हैं बताओ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के डायमेंशंस. और हाँ, यहाँ पर जब देखो ना, कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है इसके पास डायमेंशंस नहीं है. कांस्टेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास डायमेंशंस होते हैं, कुछ ऐसे कांस्टेंट्स भी होते हैं जिनके पास डायमेंशंस नहीं होते. सो यू कैन नॉट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट बीइंग अ कांस्टेंट कि इसके डायमेंशंस है या नहीं. तो एफ हमें पता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. व्हाट इज दिस एफ? एफ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. इसीलिए मैं कहता हूँ ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा नहीं है और ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन आ गई. तो यही खराबी है इस चैप्टर में यहाँ पे रखने को. तो क्या एफ के डायमेंशंस आपको पता है? हाँ, कहाँ पता है सर? यहाँ निकाले थे हमने. ये फोर्स के डायमेंशंस है m1
L1t-2, तो मैं लिखूँगा m1 L1t -2 ब्रैकेट्स में g के तो हमें निकालने m1, जो ये m1 है. व्हाट इज m1? मास के डायमेंशंस m⁻1, और यहाँ पर ये भी तो एक टाइप का मास है, तो m⁻1. रेडियस क्या है? लेंथ है, तो l⁻2. रीअरेंज करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आपको g के डायमेंशंस मिलेंगे. तो ऐसे बनाना है, ठीक. और यहाँ भी लॉन्ग ब्रैकेट ज़रूरी है. तो g वैसे क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो इट वॉन्ट मैटर मच. m-1 L3t-2, इस तरह से हम निकालेंगे ये सब कुछ. तो आई होप आपको फॉर्मूले तो याद ही होंगे. फॉर्मूले याद है तो डायमेंशंस बनाते जाओ, ठीक. ओके, अब हम पढ़ते हैं एक चीज़, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. देखो, तो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी कहाँ पहुँचे थे? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी DH. एक्चुअली ये प्रिंसिपल आया कहाँ से? फिर से लॉजिक की ही बात है. इफ़ यू वांट टू ऐड two physical quantities, they must be the same. You cannot add different physical quantities. मतलब फोर्स को डिस्टेंस के साथ ऐड नहीं किया जा सकता, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक. सो फोर्स कैन बी एडेड टू व्हाट? अ फोर्स, ठीक. वर्क कैन बी एडेड टू वर्क और एनर्जी, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द सेम. सो यू कैन ऐड, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, physical quantities which have same dimensions can be added or subtracted or equated, ठीक. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी. तो याद रखना, जिन भी दो क्वांटिटीज को के बीच में इक्वालिटी हो, प्लस हो या माइनस हो, उनके डायमेंशंस हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक. आपको बस यही 3 चीज़ें देखनी है. अगर प्लस है कहीं पे तो डायमेंशंस प्लस है, माइनस है और इक्वालिटी है, तो डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे भाई. ओके. जैसे यहाँ पर सवाल एक देखते हैं, उससे ये सारा क्लियर हो जाएगा. फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. कौन कौन सेपरेटेड है इक्वालिटी से? F and MA. Therefore MA and F must have same dimensions, ठीक. आपने ये पढ़ा होगा, V is equal to U plus AT, ठीक है. पहली बात, बीच में इक्वालिटी है. इक्वालिटी में कौन कौन सेपरेटेड है? U plus AT एक टर्म है और V एक टर्म है. Therefore I can write dimensions of U plus AT and V are same. लेकिन U और AT के बीच में प्लस भी है. Also dimensions of U and AT are same, ठीक. और हाँ, अगर आप दो क्वांटिटीज जिनको ऐड कर रहे हो, उनके डायमेंशंस क्या होंगे? सेम. जो उनके एडिशन का रिजल्ट होगा उसका भी डायमेंशन वही होगा जो उन दोनों का इंडिविजुअली होगा, ठीक है. सो लेफ्ट साइड में क्या है? वेलोसिटी है. राइट साइड में क्या है? वेलोसिटी U प्लस AT. लेकिन U और AT के डायमेंशन सेम. क्यों? दे आर सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन. देयरफॉर AT एंड U हैव सेम डायमेंशन, ठीक है. अच्छा, जैसे यहाँ पर है, किसी क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को ऐसा मिला, अल्फा बाई t² इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी प्लस बीटा बाई x². t यहाँ पर टाइम है, f फोर्स है, v वेलोसिटी है, x डिस्टेंस है, ठीक. पहली बात, इक्वालिटी है, तो इसका मतलब इस टर्म के और इस टर्म के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे. देयरफॉर
मैं लिख सकता हूँ डायमेंशंस ऑफ एफ वी प्लस बीटा बाई एक्स स्क्वायर आर सेम एज एल एच एस। अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, अल्फ़ा के यहाँ पर डायमेंशंस आपको निकालने हैं। सवाल देखो क्या, मैं पहले सवाल लिख दूँ। देखो इसको काट कर देते हैं। सवाल है फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। व अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। मैंने आपको कहा है कॉन्स्टेंट्स के भी डायमेंशंस हो सकते हैं। आपको कहा गया है यहाँ पर अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, तो इनके आपको डायमेंशंस निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगा काम, देखो इसमें क्या आपको हिकमत लगानी है। सुनो, बीच में इक्वालिटी है, तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायमेंशंस ऑफ अल्फा बाई टी स्क्वायर आर सेम एज एफ वी प्लस बीटा बाई एक्स स्क्वायर बिकॉज ऑफ एन इक्वालिटी बिटवीन देम। मतलब इस पूरी टर्म के डायमेंशन और इसके डायमेंशन क्या होंगे, सेम। बट डायमेंशंस ऑफ एफ वी आर सेम एज ऑफ बीटा बाई एक्स स्क्वायर। वाई, क्योंकि इन दो में कौन है, प्लस है। अब क्या एफ वी के डायमेंशन सेम है, डायमेंशंस ऑफ एफ वी आर एफ फोर्स के आपको पता है m1 l1 t माइनस टू और वेलोसिटी के l1 t माइनस वन विच विल बी m1 l2 t माइनस थ्री। ये किसके डायमेंशन है भाई, एफ वी के डायमेंशन। बट एफ वी के डायमेंशन और किसके डायमेंशन सेम है, बीटा बाई एक्स स्क्वायर। सो मैं लिखूंगा डायमेंशंस ऑफ बीटा बाई एक्स स्क्वायर आर डायमेंशंस ऑफ बीटा इंटू एक्स स्क्वायर के कितने आएंगे, एल माइनस टू। ठीक है। सो अगर मैं इक्वालिटी लूँ m1 l2 t माइनस थ्री, ये डायमेंशन किसके बराबर, बीटा के डायमेंशन इंटू एल माइनस टू। जब ये एल माइनस टू नीचे जाएगा बनेगा m1 l4 t माइनस थ्री। ये होंगे बीटा के डायमेंशन। बीटा के डायमेंशन क्या होंगे भाई, m1 l4 t माइनस थ्री। अब सर अल्फ़ा का कहाँ से निकालें, आपको पता है अल्फ़ा बाई टी स्क्वायर के डायमेंशन इस पूरे के डायमेंशन के बराबर। देयरफॉर अल्फ़ा बाई टी स्क्वायर के डायमेंशंस एफ वी के डायमेंशंस के बराबर, जो कि है बीटा बाई एक्स स्क्वायर के डायमेंशंस के बराबर। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर अल्फ़ा बाई टी स्क्वायर के डायमेंशंस किसके बराबर है, एफ वी प्लस बीटा बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन एफ वी प्लस बीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस करके डायमेंशंस बदल जाती हैं क्या, नहीं। तो जब आप एफ वी को ऐड करोगे बीटा बाई एक्स स्क्वायर, तो डायमेंशंस तो वही होंगे ना जो एफ वी के हैं और जो बीटा बाई एक्स स्क्वायर के हैं। ठीक, मतलब आप लेंथ और लेंथ को ऐड कर दो, मिल जाएगी 2 टाइम्स लेंथ। लेकिन डायमेंशन फिर से कौन सी है, लेंथ ही है। तो उसी तरह से एफ वी और बीटा बाई एक्स स्क्वायर ऐड करो, तो फाइनल जो ऐड करके रिजल्ट मिलेगा उसके डायमेंशंस वही होंगे जो एफ वी के हैं और जो बीटा बाई एक्स स्क्वायर के हैं। ठीक है। सो अल्फा बाई टी स्क्वायर के डायमेंशंस बराबर है डायमेंशंस ऑफ एफ वी बराबर है डायमेंशन ऑफ बीटा बाई एक्स स्क्वायर। सही। तो ये हो गए अल्फा के डायमेंशन टी रेज पावर माइनस टू। एफ वी के डायमेंशन क्या है, यहाँ पर निकले m1 l2 t माइनस थ्री। तो t माइनस टू नीचे आएगा तो अल्फा के डायमेंशंस आपको आएंगे m1 l2 t माइनस वन। ठीक, तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। अब आप ये कर सकते हो, मुझे लगता है। नेक्स्ट देखो, एक चीज याद रखना, एक चीज होती है व्हाट डू यू कॉल इट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सारे के सारे डायमेंशन लेस है। अगर आपको ऐसा मिले साइन ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम डायमेंशन लेस,
साइन ऑफ एनीथिंग एनीथिंग डायमेंशनलेस, कॉस ऑफ एनीथिंग डायमेंशनलेस, फिर उस एनीथिंग में वेलोसिटी हो, टाइम हो, फोर्स हो, एवरीथिंग इज व्हाट, डायमेंशनलेस। अब मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा तेज तेज, उससे आपका दिमाग थोड़ा खुल जाएगा। मैं लिखूं a इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस डी। जल्दी जल्दी बताओ, हम बताते हैं कि डायमेंशंस क्या देंगे। डायमेंशंस के हिसाब से जो डायमेंशंस ए के हैं वही डायमेंशन किसके हैं, इस पूरी टर्म के। लेकिन इस पूरी टर्म के डायमेंशंस वही है जो इंडिविजुअल टर्म्स के हैं जिनसे ये बना है। मतलब पूरी टर्म के डायमेंशन बी सी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर है, और इस पूरे टर्म के डायमेंशन डी के डायमेंशन के बराबर है, और इस पूरी टर्म के डायमेंशन ए के डायमेंशन के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ डायमेंशंस ऑफ ए is equal to dimensions of bc square plus d, which is actually dimensions of bc square, which is actually dimension of d, which is actually equal to dimensions of d। ऐसे याद रखो, मैं लिखूँ ऐसे, देखो एक्स वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू बाई टी प्लस सी। व्हाट कैन आई राइट, dimensions of xy equal to dimensions of p square plus q by t plus c equal to dimensions of p square is equal to dimensions of q by t is equal to dimensions of c। ऐसे काम चलेगा। So this is how you have to do it, right? अब कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पे, एक या दो। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ alpha is equal to f by v square sin beta t, v यहाँ पर वेलोसिटी है, f यहाँ पर फोर्स है, और t टाइम है, अल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट्स है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। एक बात बच्चों याद रखना, मैंने आपको कहा है साइन एक्स वाई, ये क्या चीज़ है, डायमेंशनलेस। लेकिन क्या एक्स वाई डायमेंशनलेस है, नहीं, साइन एक्स वाई इज डायमेंशनलेस। याद रखना, इट डज नॉट इम्प्लाई एक्स वाई आर डायमेंशनलेस, जरूरी नहीं है। सो साइन ए बी इट इज डायमेंशनलेस, इज ए बी डायमेंशनलेस, नो, ए एंड बी में हैव डायमेंशंस बट देयर साइन हैज नो डायमेंशंस। ठीक, ऑपरेटर्स का डायमेंशन, अब ऑपरेटर्स लग के डायमेंशन खत्म करते हैं। ऑपरेटर्स कौन होते हैं, साइन कॉस टैन। ठीक, सो पहली बात याद रखना, इस सॉल्यूशन में मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ बीटा टी इज डायमेंशनलेस, बीटा टी इज नॉट एम्प्लाइड एज डायमेंशनलेस। सो तभी पूछ रहा है अल्फा और बीटा के डायमेंशंस बताओ। चलो हम शुरू करते हैं। मैं लिख सकता हूँ डायमेंशंस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी। ठीक, साइन बीटा टी ना इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एफ बाई वी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ साइन बीटा टी। सही है, गलत है, ये दो गलत है। क्यों, एफ बाई वी स्क्वायर और साइन बीटा टी के बीच में प्लस साइन नहीं है, क्योंकि प्लस साइन नहीं है तो इनके डायमेंशन सेम नहीं होंगे। लेकिन क्या ये मैंने सही लिखा है, ये रिलेशन, हाँ, क्योंकि बीच में इक्वालिटी है। ओके, ना साइन बीटा टी मैं ऐसे लिखता हूँ, साइन बीटा टी, ये तो पहली कंडीशन है, साइन बीटा टी इज डायमेंशनलेस। ठीक है बच्चों, साइन बीटा टी इज डायमेंशनलेस। अब पहली बात, साइन ऑफ समथिंग, दैट समथिंग इज ऑलवेज एन एंगल। आपको पता है ना, साइन ऑफ ए, व्हाट इज ए इज एन एंगल, क्योंकि ऑपरेटर्स एंगल्स पे यूज होते हैं ना। साइन ऑफ बी इज एन एंगल। उसी तरह अगर इसने कहा है साइन ऑफ बीटा टी, यहाँ से एक और क्लू मिलता है, बीटा टी इज एन एंगल एंड एंगल्स आर व्हाट, डायमेंशनलेस। एंगल के डायमेंशंस नहीं होते, क्यों नहीं होते, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल है लेंथ ऑफ द आर्क, आर क्या है, रेडियस, मगर दोनों क्या है, लेंथ्स। सो ये L1 बाई L1, तो डायमेंशन है ही नहीं। ठीक, सो एंगल्स आर डायमेंशनलेस, बीटा टी इज डायमेंशनलेस। अच्छा, बीटा टी इज डायमेंशनलेस, डज दैट मीन बीटा एंड टी आर डायमेंशनलेस? नो, बहुत फर्क है। बीटा टी कंबाइन होके क्या बनाते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इज बीटा एंड टी सेपरेटली डायमेंशनलेस, आर दे सेपरेटली डायमेंशनलेस? दे आर नॉट, नो। तो अगर बीटा टी के डायमेंशंस नहीं होने हैं, टी के डायमेंशंस तो आपको पता है ना बच्चों, टी रेज़ पावर 1, बीटा टी के नहीं होने चाहिए डायमेंशंस, वो दिमाग में रखो। तो बी के कितने होने चाहिए, टी रेज़ पावर -1, तभी तो कैंसिल होकर डायमेंशन टी 0 आ जाएगा। m0 l0 तो है ही, क्योंकि मास और लेंथ तो कहीं है ही नहीं, खाली टाइम बचा है। इस तरह से आप सॉल्व सोचोगे। देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ बीटा
आर टी रेज पावर -1, क्योंकि इसके बगैर बीटा टी डायमेंशनलेस नहीं हो सकता, लेकिन बीटा टी का डायमेंशनलेस होना कंफर्म है। वाई? बिकॉज ये एज एंगल यूज हुआ है। ओके, सो वी गॉट द डायमेंशंस ऑफ बीटा। व्हाट अबाउट अल्फा? अल्फा, ओके, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डायमेंशंस ऑफ अल्फा आर सेम एज डायमेंशंस ऑफ एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी। जैसे ये इक्वेशन 1 ही वापस लिखिए। साइन बीटा टी के क्या डायमेंशंस है? कुछ नहीं। सो ये एफ बाई वी स्क्वायर की डायमेंशनल कैलकुलेशन को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि साइन बीटा टी तो खुद डायमेंशनलेस है। तो कैन आई राइट डायमेंशंस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एफ बाई वी स्क्वायर अलोन? यस। तो डायमेंशंस ऑफ अल्फा आर फोर्स के डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2, वेलोसिटी के डायमेंशन l2 t माइनस 2, ये और ये गया, बनेगा m1 l माइनस 1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ अल्फा। और t0 लिखना है तो लिखो। और बीटा के डायमेंशंस कितने आए? टी रेज पावर -1। सारा लॉजिक पे बेस्ड है, कहीं कुछ गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को कहीं फंसा नहीं देना बेकार की बकवास में। अच्छा, सवाल देखो, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी किसमें? x इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस टी, वेयर x इज डिस्टेंस। ये बहुत ज़रूरी है बोलना कि x इज डिस्टेंस। क्यों? तभी तो हम इसके डायमेंशंस L1 लिखेंगे। ओके, हमें किसके डायमेंशंस निकालने हैं भाई? ए और बी के। ज़रा तुम में से मुझे कोई बोलेगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डायमेंशंस ऑफ x आर सेम एज डायमेंशंस ऑफ a बाई बी माइनस टी? वाई? बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय एन इक्वालिटी। इज देयर एनीथिंग दैट इज सेपरेटेड बाय अ प्लस और माइनस? यस। कौन कौन? b और t। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डायमेंशंस ऑफ b आर द सेम एज डायमेंशंस ऑफ t विच आर द सेम एज डायमेंशंस ऑफ b माइनस t? ठीक है ना? ये याद रखना भाई, a प्लस बी प्लस सी कहीं लिखा है तो डायमेंशंस ऑफ a बराबर डायमेंशंस ऑफ b बराबर डायमेंशंस ऑफ c बराबर डायमेंशंस ऑफ a प्लस b प्लस c। ये आप पॉज करके लिख लेना, ये लॉजिक भी हमने समझा दिया है क्यों। सो डायमेंशंस ऑफ b आर द सेम एज डायमेंशंस ऑफ t आर द सेम एज डायमेंशंस ऑफ b माइनस t। ओके, अच्छा, देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ b, इस t के डायमेंशंस क्या है भाई? t रेज पावर -1। डायमेंशंस ऑफ b कितने हैं? t रेज पावर -1। देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ b माइनस t वो भी आएंगे t रेज पावर -1। इसको फर्स्ट लिखो। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट लिखो। फ्रॉम फर्स्ट डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, पता है आपको क्या? लिख दो डायमेंशन ऑफ a बाय डायमेंशन ऑफ b माइनस टी, टी रेज पावर -1। अच्छा, x तो डिस्टेंस इसने बोला है, तो ये L1 इज इक्वल टू a बाई टी रेज पावर -1। सो ये डायमेंशंस बनाना, इसको ब्रैकेट ज़रूरी है। डायमेंशंस ऑफ a L1 t -1, बात खत्म, इतना ही। ठीक, तो किसी तरह से आपको यहां पहुंच के दिखाना है somehow। ठीक बच्चा? ओके, अच्छा, अभी एक सवाल है हमारे पास, मैं सोच रहा हूँ कौन सा सवाल दूँ। वैसे आपको आ जाएंगे अब, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं, कन्वर्जन मैं आपको दिखा दूंगा कोई आसान से तरीके से, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही होने वाला है, तो वो लंबा चौड़ा मेथड बेकार चला जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ याद रखने वाली क्या है, ई रेज्ड पावर अगर कुछ है तो वो भी डायमेंशनलेस होगा। देखो कैसे, क्या मतलब, इफ y इज गिवन एज ई रेज्ड पावर 2t, सॉरी ई रेज्ड पावर 80, तो ये पूरा 80 जो है इट इज डायमेंशनलेस। a और t डायमेंशनलेस है क्या? नहीं। 80 डायमेंशनलेस है क्या? बिल्कुल है। ठीक, और व्हाट अबाउट e रेज़ पावर 80 एज अ होल, ये भी डायमेंशनलेस है। सो e रेज़ पावर 80 एज एन एंटायर टर्म इज डायमेंशनलेस। 80 इज डायमेंशनलेस। 80 डायमेंशनलेस है बिकॉज इट इज पावर ऑफ e, तो e के सारे पावर्स
अपने आप में क्या है, दे आर डायमेंशनलेस। ये चीज़ें आप नोट करके रखना, याद रखना, ठीक है। सवाल देखो क्या है, f इज इक्वल टू a e रेज पावर b फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b। देखो पहली बात, बीच में इक्वालिटी है तो मैं लिखूँ डायमेंशंस ऑफ f इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a e रेज पावर bt। अच्छा, e रेज्ड पावर bt अपने आप में क्या है, डायमेंशनलेस, तो ये फर्क नहीं डालेगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ डायमेंशंस ऑफ f आर डायमेंशंस ऑफ a एंड डायमेंशंस ऑफ bt आर डायमेंशनलेस है ना, डायमेंशनलेस m0 l0 t0। अब आप बोले सर पहले तो यूज़ नहीं करेंगे, अरे तुम्हारी मर्जी है, यूज़ करो या ना यूज़ करो, डायमेंशनलेस का मतलब होता है m0 l0 t0। तो देयरफॉर मैं ऐसे लिखूँ डायमेंशंस ऑफ b, डायमेंशंस ऑफ t कितने हैं, t रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू m0 l0 t0, ये t नीचे आएगा, सो डायमेंशंस ऑफ b m0 l0 t-1, बात खत्म। These are dimensions of B. अच्छा, what about dimensions of A? They are here. Dimensions of A are of force. So dimensions of A m1 l1 t-2। बस आपको रूल याद रखना है। कौन से रूल? देखो मैंने क्या पढ़ाया आपको, जहाँ भी प्लस और माइनस में सेपरेशन हो तो उनके डायमेंशंस क्या होंगे, सेम। जिन दो के बीच में इक्वालिटी हो उनके डायमेंशंस होंगे सेम। आपको हिंट्स उठानी है सवाल से, और याद रखना इसमें एक ही हिंट नहीं होगा, 2-3 होंगे। मतलब 2-3 हिंट का मतलब है बीच में इक्वालिटी हो। तो पहली हिंट ये होगी कि डायमेंशंस ऑफ f आर द सेम एज डायमेंशंस ऑफ a e रेज़ पावर bt। तो कहीं और भी कोई हिंट लेनी है, e के जो पावर है सबके सब डायमेंशनलेस है, तो bt इज डायमेंशनलेस। चलो वो बात भी हो गई। e रेज़ पावर bt अपने आप में डायमेंशनलेस है, सो डायमेंशंस ऑफ f आर द सेम एज डायमेंशंस ऑफ a। इस तरह से आपको चीज़ों को लेके चलना है। समझ में आई बात? ओके, ठीक। अच्छा, मैं ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा। अब बताओ, बीच में इक्वालिटी है तो मैं ऐसे लिखूं डायमेंशंस ऑफ y आर द सेम एज डायमेंशंस ऑफ a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा। बट साइन ऑफ एनीथिंग इन इटसेल्फ इज डायमेंशनलेस। साइन थीटा डायमेंशनलेस, व्हाट अबाउट थीटा, डायमेंशनलेस, ठीक है। सो साइन ऑफ दिस इज डायमेंशनलेस, तो मैं लिख सकता हूँ डायमेंशंस ऑफ y आर द सेम एज डायमेंशंस ऑफ a। अगर y मीटर्स में तो y तो लेंथ होगी, तो लेंथ के L1, तो डायमेंशंस ऑफ a आपको निकल गए L1। अच्छा, दूसरा हिंट इससे क्या पता, साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा इज डायमेंशनलेस। साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा इज डायमेंशनलेस। इसका आपको क्या फ़ायदा हुआ? इसका ये फ़ायदा हुआ कि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख पाए, हमने साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा को एक्सक्लूड ही कर दिया। अब साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा इज डायमेंशनलेस, इस फैक्ट को तो हमने यहाँ यूज़ किया। और कौन सा फैक्ट है? और ये फैक्ट है कि ओमेगा टी प्लस डेल्टा इज डायमेंशनलेस। क्यों? बिकॉज इट इज़ एन एंगल, इट इज़ द एंटायर एंगल। साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस सो ऑन। ये जो ब्रैकेट में पूरे का पूरा क्या है? एंगल। तो दिस इज डायमेंशनलेस। इफ ओमेगा टी एंड प्लस डेल्टा इज डायमेंशनलेस, इट मीन्स ओमेगा टी डायमेंशंस ऑफ ओमेगा टी आर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ डेल्टा। क्यों? बीच में क्या है? प्लस आर m0 l0 t0। या ऐसा करो, इसको पूरा लिखते हैं, आर द सेम एज डायमेंशंस ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा पढ़ाया हुआ। तो ओमेगा टी के डायमेंशंस सेम एज डायमेंशंस ऑफ डेल्टा सेम एज m0 l0 t0। क्यों? क्योंकि ये एंगल है, इसके डायमेंशंस m0 l0 t0 होंगे। देयरफॉर इससे आपको मिलेगा ओमेगा टी के डायमेंशंस होंगे m0 l0 t0 और डेल्टा के भी डायमेंशंस होंगे m0 l0 t0। तो डेल्टा के डायमेंशंस तो मिल गए। अब बचा कौन? ओमेगा। सर टी क्यों नहीं? टी की तो टाइम है, हमें ओमेगा का निकालना है। सो मैं लिखूँ डायमेंशंस ऑफ ओमेगा इंटू डायमेंशंस ऑफ टी, तो टाइम है टी इज इक्वल टू m0 l0 t0। सो डायमेंशंस ऑफ ओमेगा आपको मिलेंगे m0 l0 t-1 और इतना ही लिखते हैं t-1। ठीक, बस आपको हिंट्स पिक करनी है और कुछ नहीं, राइट। अब कन्वर्जन मुझे नहीं लगता आप पढ़ने की ज़रूरत है। अरे यार, क्या डाइन को कन्वर्ट करो एक में, न्यूटन को कन्वर्ट करो किसी और यूनिट, ये बचकाना बातें हैं।
ठीक है, दिस इज नॉनसेंस, सीन बेस पे और कुछ नहीं. सो डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. डायमेंशनली करेक्ट कब होगी इक्वेशन? जब LHS और RHS के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम. दैट इज व्हाट अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज. हाँ, इसमें जहाँ तक मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव्स में आपसे और क्या पूछ सकते हैं. ऑब्जेक्टिव्स में check whether the equation is dimensionally correct or not नहीं पूछेंगे, क्योंकि check whether तो ये theoretical सवाल है. इनको ऑब्जेक्टिव्स पूछने हैं तो कौन सा सवाल आ सकता है? If velocity v, force F and time t are chosen as fundamental quantities, express mass and energy in terms of this, that and that. ठीक है, ये पूछ सकते हैं इस टाइप का सवाल. और कोई डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना सकते हैं. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें लेंथ को ऐसे लिखा गया है, इसको ऐसे लिखा गया है, तो बताओ इसमें वेलोसिटी को कैसे लिखा जाए. ठीक है, वो तरह के सवाल ये पूछ सकते हैं. तो वो एक सवाल करते हैं और एक सवाल करते हैं जिससे हम फॉर्मूला डिराइव करते थे. ठीक, और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक, वो सवाल भी ये पूछ सकते हैं. तो हम वही 2 सवाल और करेंगे. उसके बाद मुझे लगता है बेटर रहेगा एरर्स पे सवाल करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, लेट अस डू दैट.